हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी नंबर 3 एबेले। एबेले को लिखा है अब्दुल गनी शेख ने। सबसे पहले हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है रक्साना। रक्साना एक गांव की लड़की होती है और वो श्रीनगर पढ़ाई करने के लिए आई हुई होती हैं। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है एबेले। एबेले रक्साना की ग्रैंड मदर होती हैं। तीसरा कैरेक्टर है अब्बा। अब्बा रक्साना का बाप होता है। चौथा कैरेक्टर है अगू। अगू रक्साना का अंकल होता है। फिफ्थ कैरेक्टर इज आके। आके रक्साना की आंट होती हैं। और लास्ट कैरेक्टर इज कागा। कागा रक्साना का बड़ा भाई होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जब अबेले ने तुर्किस्तान में आए हुए भूचाल की खबर सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंसुओं की वजह से रोंदी हुई आवाज में उसने कहा, अल्लाह तुम रहीम व करीम हो, बहुत ही मेहरबान और खैर ख्वाह हो। मेरी पोती रक्साना पर रहम करो, उसे महफूज रखना। हम सब की हंसी फूट पड़ी। मेरे बड़े भाई कागा ने कहा, अबे रक्साना श्रीनगर में है। भूचाल तुर्किस्तान में आया है जो श्रीनगर से हजारों मील दूर है। लेकिन अबेले के पिचके हुए गालों पर से आंसू नीचे बह निकले। हमारी अभी को बहलाना या समझाना कोई आसान काम नहीं है। कोई इसे ये कैसे समझा सकता है कि दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं और ये कि सभी जगहें हमारे गांव जैसी नहीं हैं जहां सिर्फ 40-50 घर ही हैं। जिस शाम रक्साना श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी तब से लेकर अबे ज्यादा से ज्यादा परेशान होती जा रही थी। जिस बस में रक्साना सफर कर रही थी वो करगिल के नजदीक खराब हो गई थी। अबेले की ये दलील थी कि अगर बस खराब हो गई थी तो जरूर तौर पर इसका मतलब ये था कि रक्साना बच नहीं पाएगी। उसे ये भरोसा दिलाने के लिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमें अपनी तकदीर का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। कागा ने उसे ये कहते हुए दिलासा दिया, अबेले अगर बस ने काम करना बंद कर दिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी के साथ कोई हादसा पेश आया है। किसी सफर के दौरान बसें अक्सर खराब हो जाती हैं। कई बार सर्दी की वजह से इंजन जम जाता है, कई बार इंजन के नट बोल्ट काम नहीं करते या कोई पुर्जा काम करना बंद कर देता है। ड्राइवर गाड़ी को सड़क के किनारे लगा देता है, उसकी मरम्मत करता है और तब गाड़ी फिर से चल पड़ती है। अबेले के सामने खबरों के ऊपर तबसरा करने से पहले हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती थी। हर रोज होने वाले वाक़ों का जिक्र करना, जैसे किसी बस का फला फला जगह पर खाई में लुढ़क जाना, किसी रेलगाड़ी में पटरी से उतर जाना, किसी हवाई जहाज का लापता हो जाना या किसी जुलूस वगैरह पर गोली चल जाना। ऐसी कोई भी बात काफी होती थी कभी ना खत्म होने वाले सवालों की लड़ी शुरू करने के लिए। क्या मेरी रक्साना महफूज है? क्या रक्साना इसी बस में सफर कर रही थी? रक्साना बहुत उतावली तबीयत की लड़की है, वो जरूर तौर पर इस जुलूस को देखने चली गई होगी। हम हंसने लगते और अबे हमें फिर से डांटने लगती। रक्साना को श्रीनगर भेजने की वजह से जब वो अपनी बेबसी जाहिर करती तो हम उसे ये कहकर तसली देते कि श्रीनगर एक पहाड़ी सैरगाह है और ये कि इसे सरजमी की जन्नत कहा जाता है और हर साल हजारों सैलानी इसके बारे में जानने के लिए आते हैं। हम उसे समझाने की कोशिश करते कि रक्साना किसी मायूस कुन वजह से श्रीनगर में नहीं थी, बल्कि वहाँ और आगे पढ़ने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ रह रही थी। जब हमने वादा किया कि अगली बसंत को हम उसे भी श्रीनगर ले जाएंगे तो अभी खामोश हो गई। अगर हम रक्साना के जाने से पहले अबेले को श्रीनगर जाने की बात कहते तो वो गुस्से में खड़ी हो जाती और अपने होंठ दांतों तले दबाते हुए कहती, मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। श्रीनगर की बात छोड़िए, हमारे अबे ने हमारे गांव से 10 मील से ज्यादा दूर जाने का भी कभी हौसला नहीं किया था। 8 साल के वक्त के बाद 2 साल पहले वो सालाना दोकशमोशी त्योहार के वक्त ले गई थी। वो त्योहार जो हर सर्दी के मौसम में कस्बे को बुराई से पाक करने के लिए मनाया जाता है। वहाँ त्योहार के दौरान अबेले ने मुकुटे पहने हुए डांसरों और मौसीकारों को देखा था जो महल से शुरू हुए और बड़े बाजार से गुजरते हुए जुलूस के आगे आगे चल रहे थे। उसने उन भिक्षुओं को देखा था जो पुतले जला रहे थे और दागों के क्रॉस बना रहे थे ताकि पुराने साल की नुकसानदेह रूहों को और भूखे प्रेतों को काबू में किया जा सके। वहां बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन उस शाम जब अभी घर वापस आई
तो वो यही शिकायत करती जा रही थी, ओ मेरा सर चकरा रहा है। वहाँ इतने लोग थे कि मेरी तो सांस ही घुट कर निकल जा रही थी। मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। उन दिनों के दौरान एक दूर की रिश्तेदार की बेटी हमारे गांव में हमसे मिलने के लिए आई। वो दिल्ली में रहती थी। अबेले ने उसे न पहचाना, उसकी तरफ देखती रही। हम सब ने अपनी हंसी को दबा लिया और खूब मजा लेते रहे। आखिर जब अबेले को बताया गया कि वो डोलमा थी तो वो हैरान रह गई। ला डोलमा, मैं तो हैरान हो रही थी कि ये मेम साहब हमारे घर कहाँ से आदम की है। तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? डोलमा मुस्कुरा दी। डोलमा, तुम कहाँ से आ रही हो? अम्मा, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तब तुम तो रखसार से रोज मिलती होगी। अम्मा, दिल्ली श्रीनगर से बहुत दूर है। क्या रुखसाना से तुम कभी नहीं मिली हो? अबेले ने नाउमीदी की गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने यहाँ आते हुए रास्ते में 2 दिन श्रीनगर में बिताए थे। मैंने रुखसाना से मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसका घर न ढूंढ पाई। ओह, तुमने ये क्या कर दिया? अबेले परेशान हो उठी। तुम श्रीनगर में थी और मेरी पोती का घर ढूंढ नहीं पाई? ये एक बड़ा शहर है, मेरी भाभी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अबेले, वहाँ की आबादी 5 से 6 लाख है। लोग ये कैसे जान पाएंगे कि कौन कहाँ रहता है जब तक न उनके पास पूरा पता हो? हर कोई यही बात कहता है। अबेले का लहजा संजीदा हो गया है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अपनी अभी के बारे में मुझे एक दूसरा हंसा देने वाला वाकया याद आ गया। उन दिनों में बहुत छोटी हुआ करती थी। मेरे चाचा कभी कभी हमारे गांव शिकार के लिए आया करते थे। एक बार मेरे चाचा अपने कस्बे को लौट गए, लेकिन अपनी 2 नाली बंदूक पीछे छोड़ गए। कागों ने उनकी बंदूक अपने रसोई घर में रख दी, जहां बहुत से रिश्तेदारों और ससुराल वालों की बच्चों की एक बड़ी पलटन इकट्ठी हुई रहती थी। अबेले इतने तनाव में रहती कि वो 2 रात सो नहीं पाई। वो पूरा दिन रसोई घर की रखवाली करती रहती, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई भी बच्चा बंदूक को हाथ न लगाए। इस बात को यकीनी मानते हुए कि जो ही उसे हाथ लगाया जाएगा तो उसी वक्त गोलियां चलने लगेंगी और हर कोई मारा जाएगा। उसने दरवाजे को ताला लगा दिया था। अगर ये कोई दूसरा कमरा होता, लेकिन ये रसोई घर को कैसे बंद रख सकती थी? जब अब्बा और आगो तीसरे दिन गांव से वापस आए और उन्होंने इस पूरी सूरत हाल के बारे में सुना तो हंसते हुए फर्श पर लोट-पोट होने लगे। मुझे मानना होगा कि मैं अबेले की शादी का नाजायज फायदा उठाती हूँ। बच्चों की फौज जो हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है, अक्सर मेरी कापियाँ फाड़ देती हैं। पतंग और किश्तियाँ बनाने के लिए अपनी कैंची जैसी उंगलियों से कागज के सफ़े फाड़ते और उनकी छोटे छोटे टुकड़े बना देते। अबे के सामने मैं रोने की सूरत बना लेती और कहती कि कागज सरकारी थे, अगर इन्हें फाड़ दिया गया तो मुझे जुर्माना किया जाएगा। ये अल्फाज उस पर जादू जैसा असर करते और वो इन्हें इतने ध्यान से संभाल कर रख लेती कि कोई बच्चा उन पर नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इतने से भी मुतमईन न होकर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े भी संभाल कर रख देती थी। जब मैं कहीं गई होती और जब मैं गांव से लौट कर आती तो वो ये मुझे पेश कर देती। उनमें ऐसे कागज होते जो पंसारी और नस्वार बेचने वाले के यहाँ से आए होते थे और जिन्हें मसाले और नस्वार लपेटने के काम में लाया गया होता है। सभी दादियाँ अपने अलग अलग पस मंजर के बावजूद एक जैसी होती हैं, खास तौर पर जदीद तकनीक से मुतल्लिक उनका रद्द अमल। जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाली दादियों में से एक का जब वो किसी हवाई जहाज की बात कर रही होती है तो वो एहतराम के लहजे में बात करने लगती है, जहाज साहब आ गए हैं। जहाज साहब को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा और आज जहाज साहब बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। कहते हैं कि जब एक दूसरी अभी दादी ने पहली बार हवाई जहाज देखा तो अपनी टोकरी में घास के गड्ढे रखकर उसको खुश आमदीद कहने लगी। हमारी अभी से जुड़ी हुई एक दूसरी कहानी है। वो और हमारे तबके की एक दूसरी अभी एक फिल्म देखने गई। ये उनकी पहली फिल्म थी और शायद उनकी आखिरी फिल्म होगी। अपनी कमजोर नजर की वजह से पर्दे पर घूमती हुई तस्वीरें उनके लिए किसी सपने से ज्यादा वजूद नहीं रखती थी। उन्होंने फिल्म कम देखी, लेकिन सर दर्द और जी मतलाने की शिकायत ज्यादा की। कुछ देर बाद मेरी बड़ी बहन की मदद से वो समझ गई फिल्म के अहम मौजूआत में से एक था
कि सास की तरफ से अपनी बहू को परेशान किया जाना। अगले दिन दोनों अबियां यानी दादियां घरों की छतों पर बैठी हुई दिखाई दी, दुनिया भर की सासों पर जहर उगलती हुई। अल्लाह हमें उनके गुस्से से बचाए। इत्तेफाक से हमारे पड़ोस की एक लड़की की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां उसकी अपनी सास के साथ नहीं बनती थी। इसीलिए तब से लेकर जब भी कोई फिल्म की बात करता तो दोनों अबियां उसी वक्त सभी सासों को बुरी तरह कोसने लगती। पड़ोस वाली अबी की उम्र हमारी अबेली की जितनी ही है। वो सचमुच एक डरावनी औरत है। जब उसे गुस्सा आया होता है तो वो एक शेरनी की मानद गरजने लगती है। सभी बातों को नशर करने का उसका अपना ही एक तरीका है, सियासी मसलों से लेकर घरेलू कहानियों तक। कुछ महीने पहले जब मैं ज़ेने पर झुके हुए खड़ी थी एक किताब पढ़ते हुए, तो मुझे दोनों अबियों की आवाज सुनाई दी, एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते हुए। वही रोजमर्रा की बातें जिनसे मेरे कान अच्छी तरह से वाकिफ थे। जरूरी तौर पर यह एक बदशगुनी है जो उस बात की तरफ इशारा करती है कि कयामत का दिन आने वाला है। वो जरूरी तौर पर किसी जानलेवा हादसे की बात या दो आदमियों के एक साथ मारे जाने की बात कर रही होंगी, या वो इस तरह के अल्फाज बोला करती, चुड़ैल, लानत है, जाहिल आदमी। इन सभी अल्फाज के बोलने का मकसद किसी ऐसी औरत की बुराई करना होता था जिसने अच्छे ढंग के कपड़े पहने होते थे। बातचीत के दौरान साथ वाले घर में रहने वाली अबी ने रुखसाना की खैरत के बारे में पूछ लिया, और इससे पहले कि अबी जवाब दे पाती उसने उसे बताया कि श्रीनगर में खौफनाक सैलाब आया हुआ था। बहुत मायूस और बेचैन होकर मैंने वो किताब बंद कर दी जो मैं पढ़ रही थी और अबेले के रद्द अमल का इंतजार करने लगी। नहीं, अबेले चीख उठी, सैलाब? हाजिरा, तुमने ये खबर कहाँ से सुनी? ये कल रेलडी पर आई थी। बगल में रहने वाली अबी रेडियो को हमेशा रेलडी ही कहती थी। वल्लाह, मुझे किसी ने इस बारे में बताया तक नहीं। क्या बशीर ने तुम्हें नहीं बताया? अबेले ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम नहीं जानती मेरे बेटे कैसे हैं। कुछ पल बाद उसने कहा, हाजिरा, मैं नीचे जाती हूँ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैंने उसके कदमों की आहट सुन ली, अब हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़नी है। मैंने सोचा और नीचे की तरफ भाग गई। सीढ़ियों को फलांगते हुई अबी के कमजोर कदमों की आहट जल्दी ही सीढ़ियों के उस हिस्से पर सुनाई देने लगी जहां मैं कुछ पल पहले खड़ी हुई पड़ रही थी। जो ही वो नीचे आई वो हम पर बरस पड़ी। क्या मैंने नहीं कहा था कि रुखसाना को श्रीनगर मत भेजो? लेकिन किसी ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। क्या बात है? कागा ने पूछा। श्रीनगर में सैलाब आया हुआ है। सैलाब? अबेले ने परेशानी में हाथ हिलाते हुए कहा। तो क्या हुआ? कागा ने चढ़ाते हुए कहा। वो एक बड़ा शहर है, सैलाब तो आते रहते हैं, तूफान तो आते रहते हैं, शोले तो भड़कते रहते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने तो बहुत सुन लिया। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। उसकी आंखें आंसुओं से झलकने लगी। कई दिनों तक अबेले के शक कम न हुए और वो बहुत खामोश रहने लगी। उसने कागा और मेरे साथ श्रीनगर जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में वो उल्टियां आने और सर चकराने की वजह से बहुत परेशान रही। हमने रात कारगिल में गुजारी और अगले दिन हम श्रीनगर पहुंच गए थे। कागा ने कहा, अबे, आप रुखसाना के बारे में परेशान थी? देखो वो कितनी तंदुरुस्त और खुश लग रही है। उसका चेहरा गोरा हो गया है और उसके गाल लाल लाल है। अबेले रुखसाना से चिपट गई और बहुत रोई। 2 दिन आराम करने के बाद रुखसाना उसे श्रीनगर घुमाने के लिए गई। अब है, देखो श्रीनगर कितना बड़ा और खूबसूरत है। ये डल झील है, ये निशाद बाग है, ये शालीमार बाग है, नेहरू पार्क है, चार चिनार है। 4 दिन बिना किसी खास वाक़े के गुजर गए। 5वां दिन अबेले ने ऐलान कर दिया, मैं लेह वापस जाऊंगी। मुझे बच्चों की याद आ रही है। मुझे अपनी बेटी जमीला की याद आ रही है, मेरी पोती हलीमा की, मुझे नन्हे जावेद की याद आ रही है। उसने इस बात पर इतनी जिद की कि हमें उसी शाम अपने और अपनी अभी के लिए वापसी के टिकट खरीदने पड़े। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।